Yes, sir. लास्ट क्लास में कुछ डाउट है? यस, नो? देखो, लास्ट टाइम अपने फिजिकल मेथड्स पढ़े थे, नाउ वी विल सी द केमिकल मेथड्स, जहां से तुम ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और ये सब कुछ करोगे, ठीक है? तो केमिकल मेथड में सबसे पहले क्या है, अगर तुम्हारे पास कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में फर्दर दो प्रोसेस है, बेस्मराइजेशन और तुम्हारे पास क्यूपिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन मेथड में तुम्हारे पास क्या है, व्हेन दैट तुम्हारे पास जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, this method is used when the impurities present in the metal have the greater affinity for the oxygen and more readily oxidize into the metals। जो मेटल्स के कंपैरिजन में ज्यादा टेंडेंसी है उनके ऑक्सीडाइज होने की और ऑक्साइड फॉर्म करने की। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, दीज ऑक्साइड्स में फॉर्म ए स्कम ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, और उसके बाद जैसे ही मेटल ने अपना ऑक्साइड, जो भी इम्प्योरिटीज है उसने अपना ऑक्साइड बनाया, उसको तुम रिमूव कर सकते हो। या फिर अगर उसने ऑक्साइड वॉलेटाइल बनाया, जो अपन रोस्टिंग में करते थे, इफ द ऑक्साइड्स आर वॉलेटाइल देन escape फ्रॉम द माउथ ऑफ द फर्नेस, तो तुम्हारे पास इजीली वो बाहर निकल जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी तुम्हारे पास ये हो जाएगा। या फिर तुम क्या कर सकते हो, द ऑक्साइड्स मे फॉर्म ए स्लैग विद द लाइनिंग ऑफ द इनसाइड सरफेस ऑफ द फर्नेस एंड मे दस बी द रिमूव्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्लैग। मैंने तुमको स्लैग का डेफिनेशन नहीं बताया, यस? स्लैग बताया क्या? स्लैग नहीं बताया ना, ठीक है, एक मिनट। पहले स्लैग देख लेते हैं क्या है, उसके बाद आगे अपनी चीज देखेंगे। देखो, स्मेल्टिंग में क्या होता है अगर सपोज तुम्हारे पास इन मैनी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एन ऑक्साइड इज एडेड डेलिबरेटली टू कंबाइंस विद द अदर इम्प्योरिटीज, अपन किसी ऑक्साइड को ऐड कर रहे हैं सो दैट वो टू फॉर्म ए स्टेबल मोल्टन फेज इमिसिबल विद द मोल्टन मेटल कॉल्ड एज ए स्लैग। मतलब अगर सपोज तुम्हारे पास कोई एसिडिक ऑक्साइड है या फिर एसिडिक इम्प्योरिटीज है, तो उसको रिमूव करने के लिए तुम बेसिक ऑक्साइड या फिर फ्लक्स का यूज करोगे। अगर तुम्हारे पास एसिडिक इम्प्योरिटीज है तो अपने को उसको करना है रिमूव, ठीक है? तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर बेसिक फ्लक्स ऐड करोगे। या फिर अगर तुम्हारे पास बेसिक इम्प्योरिटीज हैं, बेसिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज हैं, उसको रिमूव करने के लिए यू ऐड करोगे एसिडिक फ्लक्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं स्लैग। वो इजीली, स्लैग की कुछ प्रॉपर्टीज है जो अभी अपन देखने वाले हैं, ठीक है? तो कॉपर का जो भी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एफईओ की इम्प्योरिटीज होती है। कॉपर का जो भी होता है उसमें एफईओ की क्या होती है, तुम्हारे पास इम्प्योरिटीज। तो एफईओ क्या है, एसिडिक है या बेसिक है? एफईओ एसिडिक इम्प्योरिटीज है, बेसिक इम्प्योरिटीज है? मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक या बेसिक?
क्या है ये बेसिक इम्प्योरिटीज। वेरी गुड। तो अगर ये बेसिक इम्प्योरिटी है तो इसको रिमूव करने के लिए कौन सा फ्लक्स ऐड करेंगे, एसिडिक फ्लक्स या बेसिक फ्लक्स? क्या ऐड करेंगे अपन इसके अंदर? तो कॉपर के अंदर, ये मैं रिएक्शन अभी फिर से बताने वाला हूँ कॉपर के एक्सट्रैक्शन में, बट अभी मेरे को मेन एम करना है इन दोनों के ऊपर, ये और ये। यहाँ पर ये क्या है, CO2S का कुछ भी नहीं होगा, ये तुम्हारे पास क्या है, ये बेसिक इम्प्योरिटीज है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या ऐड करेंगे अपन, एसिडिक फ्लक्स ऐड करेंगे। एक बार रिएक्शन करवाना वाटर ऐड करके, एसिडिक ऑक्साइड प्लस बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन, दोनों में वाटर ऐड करो, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट कराओ, यू विल गेट द प्रोडक्ट। बोलो। Fe2SiO2, SiO2 नहीं बच्चे, ध्यान से देखो, वाटर ऐड करो ना। इसमें वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा, FeOH होल ट्वाइस होगा, इसमें वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा, OH होल थ्राइस कैसे, Fe+2 में है ना, Fe+2 में है, तो +2 वाला ही हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, और यहाँ पे वाटर ऐड करोगे तो H2SiO3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, FeSiO3, यस, इसको बोलते हैं स्लैग। FeSiO3, इसको बोलते हैं स्लैग। अगर लेट से एसिडिक इम्प्योरिटी है, अगर लेट से किसी में ये इम्प्योरिटी है, सिलिका की इम्प्योरिटी है, अगर एसिडिक इम्प्योरिटी होगा तो इसको रिमूव करने के लिए अपने को बेसिक फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा। तो लोग CaO ऐड नहीं करके यहाँ पर CaCO3 ऐड करते हैं। बेसिक फ्लक्स के लिए जो मेन जो इंग्रेडिएंट है वो क्या ऐड कर रहे हैं अपन, CaCO3। जैसे ही CaCO3 को हीट करेंगे इट विल गिव CaO एंड CO2। अब ये CaO जो है वो बेसिक फ्लक्स की तरह ऐड करें। इन दोनों का बताओ रिएक्शन क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इन दोनों के रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगा? ओके तन्मय गुड। ओके रितेश। ओके मिताली गुड। ओके शिवानी गुड। क्या बन जाएगा यहाँ पे, CaSiO3, फ्यूजिबल फ्लक्स है, काम खत्म। फिर से अगेन एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स एसिडिक इम्प्योरिटीज। पहले तुम क्या करोगे, यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन कराओ। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, यहाँ पर करवा, यहाँ पर तुमको देखो इजीली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वाटर ऐड करोगे तो कुछ तो रैंडम ही बन रहा है, ठीक है, P2O6 या ऐसा समथिंग कुछ। तो इसलिए अच्छा मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, एक और चीज देखो, जब भी तुम कभी भी एसिड ऐड करते हो ना, तो यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है +5, फॉस्फोरस का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +5। तो अगर +5 का ऑक्साइड है तो +5 का ही ऑक्सी एसिड बनेगा। अगर +5 का ऑक्साइड है तो +5 का ही ऑक्सी एसिड ऑब्टेन होगा। क्लियर? तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अब इन दोनों के रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर कैल्शियम किस में है, यहाँ पर कैल्शियम है +2 में, और PO4 है 3- में, तो इसको बोलते हैं Ca3PO4 होल ट्वाइस।
दिस इज कॉल्ड द थॉमस स्लैग। दिस इज कॉल्ड द थॉमस स्लैग। नाम इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। तो एसिडिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए बेसिक फ्लक्स डालते हो, बेसिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए एसिडिक फ्लक्स ऐड करते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो। इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स SiO2 है, P2O5 है, B2O3 है, जो बोरेक्स से मुझे मिलेगा। ये एसिडिक फ्लक्स है। इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज करेंगे बेसिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में। और वही बेसिक फ्लक्स क्या है? बेसिक फ्लक्स मतलब जो बेस इट इज ए बेसिक ऑक्साइड। जैसे कि CaO है, CaO एग्जाम में डायरेक्टली गिवन नहीं होगा तुमको, वो CaCO3 के फॉर्म में होगा। MgO है, MgO भी तुमको डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, MgCO3 के फॉर्म में गिवन होगा। सेम हेमेटाइट, मतलब जो वहां पर इम्प्योरिटीज थी ना, जो यहाँ पर इम्प्योरिटीज थी वो यहाँ पे फ्लक्स की तरह एक्ट कर रहा है, और जो वहां पे फ्लक्स था वो यहाँ पे इम्प्योरिटीज की तरह एक्ट कर रहा है। यस, चलो। तो अगर बेसिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए एसिडिक फ्लक्स डालना है, एसिडिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए बेसिक फ्लक्स डालना है, और जो वहां पर एसिडिक इम्प्योरिटीज थी वो यहाँ पे एसिडिक फ्लक्स की तरह एक्ट करेगा, वो जो वहां पे बेसिक इम्प्योरिटीज थी यहाँ पर बेसिक फ्लक्स की तरह एक्ट करेगा। यस। फर्स्ट पॉइंट, स्लैग इज ए फ्यूजेबल मास। स्लैग इज ए फ्यूजेबल मास। उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इजिली मेल्ट भी हो जाता है, उसकी डेंसिटी भी कम होती है। जो भी मेटल होता है ना, जैसे कि अभी मैं तुमको एक ब्लास्ट फर्नेस में एक रिएक्शन बताऊंगा, तो इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो इजिली मेल्ट भी हो जाता है, और ये मेटल से लाइटर होता है। थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इट इज लाइटर एंड इमिसिबल विद द मोल्टन मेटल। ड्यू टू दीज impurities the slag floats at this separate layer of the molten metal। तो जिस भी मेटल का तुमने रिडक्शन किया है ना, तो लेट्स से ये तुम्हारे पास मेटल है, ये मेटल जिसके ऊपर तुम्हारे पास क्या होता है, स्लैग फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तुम्हारे पास क्या है, स्लैग फॉर्मेशन। तो इसकी अपर सरफेस पे जो भी तुम्हारे पास मोल्टन मेटल है, उसकी अपर सरफेस पे क्या होता है, स्लैग। क्यों अपर सरफेस पे है? क्योंकि उसका वो लाइटर है, इसीलिए। और इसके बाद क्या करते हैं, स्लैग जो है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो भी तुम्हारा मेटल हुआ है ना, वो इन्वायरमेंटल में जो O2 प्रेजेंट है उसके साथ फर्दर रिएक्ट करके वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी तुमने मेटल को रिड्यूस किया है, इट माइट बी पॉसिबल इन्वायरमेंटल O2 के साथ फर्दर रिएक्ट करके वो क्या कर ले, ऑक्सीडाइज हो जाए। बट स्लैग फॉर्मेशन के कारण क्या होगा, स्लैग फॉर्मेशन के कारण उसकी एक अपर लेयर सेपरेट होगी। अब तुम इजीली सेपरेट हो गया है, इसका मतलब अब उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। द लेयर ऑफ स्लैग on the molten metal prevent the oxidation of the metal from being oxidized। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उस लेयर के कारण जो भी तुम्हारे पास molten metal है वो इन्वायरमेंटल के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर वो इन्वायरमेंटल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसका मतलब तुम्हारे पास फिर काम खत्म, फिर उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। क्लियर? यस, नो? चलो, तो ये होता है स्लैग फॉर्मेशन, तो वही ऊपर उसने वहां पर लिख के रखा है। तो जो भी अपन फर्नेस लेते हैं उसकी इनसाइड सरफेस पे या तो एसिडिक फ्लक्स ऐड करेंगे या फिर बेसिक फ्लक्स ऐड करेंगे। The oxide may form a slag with the lining of the inside surface of the furnace। अगर किसी में एसिडिक इम्प्योरिटीज है तो जो भी फर्नेस तुम यूज करोगे उसकी इनर साइड पे, एक मिनट,
उसकी इनर साइड पे, अगर एसिडिक इम्प्योरिटीज है तो इनर साइड पे बेसिक फ्लक्स ऐड करेंगे, अगर बेसिक इम्प्योरिटीज है तो इनर सरफेस पे एसिडिक फ्लक्स ऐड करेंगे। वो क्या करेंगे, वो इसके साथ अब कंबाइन होगा, और जैसे ही कंबाइन होगा उसके बाद स्लैग फॉर्मेशन होगा। The oxide may form a slag with the lining of the inside surface of the surface and may thus be removed in the formation of a slag. The lining act as a flux. ये किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन, ये यूज कर रहे हैं पीबी के लिए, एजी के लिए, कॉपर के लिए एंड एफई के लिए। ऑक्सीडेशन प्रोसेस अपन यूज करते हैं पीबी, एजी, कॉपर एंड एफई के लिए। मतलब एक तरीके से मुझे क्या करना है, मुझे ऑक्साइड्स की इम्प्योरिटीज रिमूव करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेस्मराइजेशन, जो अपन पढ़ने वाले हैं, एफई में भी देखेंगे एंड कॉपर में भी देखेंगे। जब इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे तो दोनों में अपन देखने वाले हैं, बट मेन रिएक्शंस क्या है यहाँ पर वो देख लो। अगर तुम्हारे पास सिलिका है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, तो ये सबसे पहले आपस में कंबाइन होकर तुम्हारे पास या तो P4O10 बनाएगा, जो कि एसिडिक इम्प्योरिटीज है। और ये P4O10 इस बेसिक फ्लक्स के साथ कंबाइन होके CaCO3 वोल्ट वाइज बनाएगा, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड द थॉमस स्लैग। यस। तो फॉस्फोरस के रिएक्शन से ये बनेगा, सल्फर के रिएक्शन से SO2 बनेगा, सिलिकॉन के रिएक्शन से SiO2 बनेगा। ये सारे के सारे तुम्हारे पास क्या है, ये सारे के सारे एसिडिक हैं। तो जो भी Fe के अंदर सल्फर की, सिलिकॉन की और P4 की इम्प्योरिटीज है ना, उसको रिमूव करने के लिए अपन वहां पर ऐड करते हैं बेसिक फ्लक्स। इसमें Mn की भी इम्प्योरिटीज होती है। Mn जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाता है MnO2। और MnO2 क्या है, MnO2 होता है तुम्हारे पास बेसिक। तो अब इसके लिए बताओ, इसके लिए कौन सा फ्लक्स ऐड करेंगे, एसिडिक या बेसिक? इसके लिए कौन सा ऐड करेंगे, एसिडिक फ्लक्स। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू ऐड SiO2 वी आर एडिंग। ये क्या करेगा, एसिडिक फ्लक्स की तरह एक्ट करेगा। डन। तुम बता सकते हो इन दोनों से कौन सा स्लैग बनेगा मेरे पास? बोलो। ठीक है। MnSiO3। वेरी गुड। तो बेसिमराइजेशन से जो अपने पास, इससे अपन को जो ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं स्टील। दिस प्रोसेस प्रोड्यूस द स्टील दैट कंटेन्स 1% कार्बन, और बहुत कम अमाउंट में अभी भी फॉस्फोरस और सल्फर रिमेनिंग रहता है। तो Fe अभी अपन पढ़ेंगे, तो Fe को अगर पिग आयरन या कास्ट आयरन को बेसिमराइजेशन के बाद जो ऑब्टेन होता है उसको अपन बोलते हैं दैट इज द स्टील। पिग आयरन, कास्ट आयरन अभी करने वाले हैं अपन Fe के एक्सट्रैक्शन में, तो उसके बाद जो अपने को ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं स्टील। क्लियर ये वाला पार्ट सबको?
ओके, चलो। फिर तुम्हारे पास है क्यूपिलेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस करते हैं अपन, एक पेटिंशन प्रोसेस है। पेटिंशन प्रोसेस क्या है वो अभी अपन इसी में आएगा। उसके बाद अपन क्यूपिलेशन करते हैं। क्यूपिलेशन का काम भी वही है। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इसमें वी आर डूइंग इन दिस प्रोसेस द मोल्टन इम्प्योर मेटल इज हीटेड इन द क्यूपल। एक क्यूपल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बोट शेप डिश होता है जो बोन ऐश और सीमेंट से बना रहता है, उसमें अपन हीट करते हैं उसको, मोल्टन मेटल को। तो जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो क्या होगी, लेट से पीबी की इम्प्योरिटीज होती है सिल्वर में। सिल्वर में पीबी की इम्प्योरिटीज होती है, जैसे ही हीट करेंगे पीबीओ का ऑक्साइड मिल जाएगा। एजीओ2 के साथ कंबाइन नहीं होता है, लास्ट टाइम मैंने तुमको बताया था, याद है। एजीओ2 के साथ कंबाइन होकर जो एजी2ओ बनाता है, इसका डेल्टा जी फॉर्मेशन क्या होता है, पॉजिटिव, जिसकी टेंडेंसी ब्रेक होने की है। तो सिल्वर डज नॉट फॉर्म इट्स ऑक्साइड इजीली, बट जो पीबी है वो ऑक्साइड बना लेगा। जैसे ऑक्साइड बनेगा, वॉलेटाइल है, बाहर निकल जाएगा, और जो क्यूपल लाइक स्ट्रक्चर है वहां पर तुमको प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। तो पीबी प्रेजेंट इन सिल्वर इज रिमूव बाय द क्यूपलेशन प्रोसेस। पहले अपन एक पेटिंशन प्रोसेस करते हैं, पेटिंशन के बाद क्यूपलेशन करते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस में सिंपली क्या कर रहे हैं, जो भी इम्प्योरिटीज है वो O2 के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्सीडाइज हो रही है। ऑक्सीडाइज जैसे ही हो गया उसके बाद काम खत्म। जैसे ही उसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो उसके बाद कुछ भी रिमेनिंग नहीं रहेगा। डन। तो बेसिमराइजेशन Fe कॉपर के लिए करते हैं, ये मतलब Ag में से Pb की इम्प्योरिटीज को F या Pb में से Eg की इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। फिर तुम्हारे पास है पॉलिंग प्रोसेस। अपने को प्रोसेस का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं करनी है, और किसके लिए यूज करते हैं वो पता होना चाहिए। ये जो यूज करते हैं पॉलिंग प्रोसेस, ये या तो करेंगे कॉपर के लिए। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि पॉलिंग प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वी यूज द पॉलिंग प्रोसेस। तो अपने को पता होना चाहिए कि इन प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर एंड प्योरिफिकेशन ऑफ टिन में यूज करते हैं पॉलिंग प्रोसेस। एक्चुअल में होता क्या है तुम्हारे पास, अगर किसी भी मेटल में उसी के ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज हैं तो उसके लिए ये यूज करते हैं। जैसे कि मोल्टन में कॉपर लेफ्ट बिहाइंड, बाकी वाला प्रोसेस ठीक है, कंटेन्स Cu2 एज ए इम्प्योरिटीज। This molten copper is treated with a powder anthracite and then stirred with a pole of green wood. Polling process में एक ग्रीन कलर का वुड है, उसको अपन स्टीर कर रहे हैं। ग्रीन वुड क्या करता है तुम्हारे पास, हाई टेम्परेचर पे वो हाइड्रोकार्बन लिबरेट करता है, एंड हाइड्रोकार्बन आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो भी हाइड्रोकार्बन है दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले हो क्या रहा है, ग्रीन वुड है, हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हुए, हाइड्रोकार्बन में अगर मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर -4। उसकी टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की, दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो भी कॉपर के ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज थी, कॉपर यहाँ +2 में है, ये -4 में है, ये कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मेटल की खुद की ही इम्प्योरिटीज है, यस। अगर कॉपर में कॉपर के ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज है तो उसके लिए अपन ये यूज कर सकते हैं। यहाँ से जो कॉपर ऑब्टेन होता है वो 99.5% प्योर है, एंड इसको बोलते हैं टफ पिच कॉपर। सेम टिन के अंदर भी है। अगर जो भी इम्प्योर टिन है ना, इम्प्योर टिन मेटल्स कंटेन द इम्प्योरिटीज, उसके अंदर कॉपर की, Fe की और टंगस्टन की इम्प्योरिटीज और SnO2 की इम्प्योरिटीज होती है। सेम प्रोसेस, ग्रीन वुड एट हाई टेम्परेचर लिबरेट्स हाइड्रोकार्बन। जैसे ही हाइड्रोकार्बन मुझे मिलेगा CH4, उसके बाद मीथेन जो ऑब्टेन हुआ है वो क्या करेगा, SnO2 को
प्योर मेटल में रिड्यूस कर देगा और बाकी किसी के साथ कुछ भी नहीं करेगा, वो सारी की सारी सरफेस पे आ जाएगी। यहाँ से जो मेटल ऑब्टेन होगा रफली कितना है, मतलब 99% से लेके 99.5% तक तुम ऑब्टेन कर सकते हो पॉलिंग प्रोसेस में। पॉलिंग में सिंपली कर क्या रहे हैं, जो ग्रीन वुड है उसको स्टीर कर रहे हैं। जैसे स्टीर करोगे तो ग्रीन वुड से हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होंगे, हाइड्रोकार्बन क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, बिकॉज हाइड्रोकार्बन आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर क्या है, SnO2 है, Sn किस में है, +4 में है, CH4 कार्बन किस में है, -4 में है, तो वो खुद रिड्यूस करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। टेक योर टाइम, 1 से 2 मिनट तक इसको पढ़ लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर ये वाला पोर्शन सबको? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तो सबने पढ़ के रखा होगा, एनोड मड वाला फॉर्मेशन, यस नो? इसमें होता क्या है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे? तो तुम क्या करते हो, तुम हमेशा देखो, एनोड मड बोला है, एनोड मड मतलब वहां पे एनोड पे इम्प्योरिटीज है, तो अपन क्या करते हैं, जो इनप्योर सैंपल लेते हैं ना, वो एनोड पे लेते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एनोड पे क्या लेते हैं, एनोड पे हमेशा लेते हैं इम्प्योर सैंपल और कैथोड पे लेते हैं प्योर सैंपल। उसका रीजन क्या है वो भी मैं तुमको बता दूंगा। तो जो भी तुम्हारे पास एनोड पे जो इम्प्योर सैंपल है, तो लेट्स से तुम्हारे पास कॉपर का इम्प्योर सैंपल है, तो कॉपर का जो इम्प्योर सैंपल है, तो इम्प्योरिटीज तुम्हारे पास उसका उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। कॉपर क्या होगा तुम्हारे पास, इजीली ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज होके तुम्हारे पास सॉल्यूशन में आएगा, कॉपर ऑक्सीडाइज होके क्या होगा तुम्हारे पास, सॉल्यूशन में आएगा। और जैसे ही तुम्हारे पास ये कॉपर सॉल्यूशन में आया, तुमने सॉल्यूशन किसका लेके रखा है, तुमने सॉल्यूशन लेके रखा है ये CuSO4, कॉपर का ही, देखो जिसका तुमको प्योरिफिकेशन करना है ना, उसी के सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, सो दैट वही अब क्या करे, वही अब कैथोड पे जाके डिपॉजिट भी हो। तो अगर कॉपर का इम्प्योर सैंपल है, तो कॉपर के ही किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा उसके किसी एसिड के साथ, कॉपर के ही सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा उसके किसी एसिड के साथ। इसके बाद क्या होगा, तुम्हारे पास सॉल्यूशन में क्या आ गया, तुम्हारे पास सॉल्यूशन में आ गया कॉपर। ये कॉपर अब क्या करेगा, ये अब जाके यहाँ पर डिपॉजिट होगा इम्प्योरिटीज के फॉर्म में। जो इम्प्योर सैंपल था वहां से कॉपर ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आया, जैसे ही सॉल्यूशन में आया कॉपर 2+ में कन्वर्ट हुआ, और अब वो कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करेगा, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और तुमको जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पर एनोड के नीचे एनोड मड के फॉर्म में मिल जाएगी। This particular process is very important
एनोड मड से तुमको ये चीज ध्यान में रख सकते हो कि जो भी तुम्हारे पास इम्प्योरिटीज होगी वो एनोड पे होगी, जो भी इम्प्योर सैंपल होगा वो एनोड का होगा, जो भी प्योर सैंपल होगा वो तुम्हारे पास कैथोड पे होगा। क्लियर? तो मेटल सच एज कॉपर, एजी, जिंक, एसएन, पीबी, एल्यूमिनियम, निकल एंड क्रोमियम आर रिफाइंड दिस मेथड. The impure metal is made of the anode of the electrolytic cell, while cathode is a thin plate of a pure metal. Electrolytic is the solution of a double salt of the metal. करंट को पास करने पे जो प्योर मेटल है फ्रॉम द एनोड, सॉरी इम्प्योर मेटल जो है एनोड डिसॉल्व होगा एंड गेट डिपॉजिट एट द कैथोड. जो भी इम्प्योर सैंपल में जो कॉपर जो प्योर फॉर्म में है वो ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आएगा, उसके बाद वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा और अपने को एनोड मड के फॉर्म में इम्प्योरिटीज ऑब्टेन हो जाएगी. तो किसके लिए करते हैं वो पता होना चाहिए और प्रोसेस क्या है वो अपने को आइडिया होना चाहिए. कॉपर का कर सकते हो, पीबी का कर सकते हो, पीबी के प्योरिफिकेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हो और उसको बोलते हैं बैट्स प्रोसेस. अभी भी वही लिया, देखो इम्प्योर लेड लिया है एनोड पे, कैथोड पे प्योर लेड लिया है, मिक्सचर जो लिया है उसके सॉल्ट का और उसी के एसिड का लिया है. डन. लास्ट टाइम मैं तुमको बता चुका हूँ जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए वी विल यूज द क्रोल प्रोसेस एंड द ईएमआई प्रोसेस. यस, लास्ट टाइम भी देख चुके हैं सेम. कार्बन फैमिली हो गया है क्या? कार्बन फैमिली इज डन. तो कार्बन फैमिली में तुमने क्या मॉन्ड प्रोसेस पढ़ा है क्या? सर ने मॉन्ड प्रोसेस बताया क्या? ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. वेपर फेज में दे आर टू प्रोसेस, एक है मॉन्ड प्रोसेस और एक है वन आर्कल मेथड. मॉन्ड प्रोसेस एंड द वन आर्कल मेथड दोनों तुमने पी ब्लॉक में पढ़े होंगे. तो नॉन प्रोसेस में क्या होता है, ये अपन यूज करते हैं निकल के प्योरिफिकेशन के लिए, और इसका दोनों को मॉन्ड प्रोसेस एंड द वन आर्कल मेथड आर कॉल्ड द वेपर फेज रिफाइनर. तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, जो भी निकल है उसकी रिएक्शन कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ. टेम्परेचर आर इंपॉर्टेंट, रफली 28 डिग्री सेल्सियस पे. तो जैसे ही रिएक्शन कराओगे निकल इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो कि एक वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स है. इस इम्प्योर सैंपल में जो प्योर निकल था उसने रिएक्शन किया सीओ के साथ, उसने अपना एक वॉलेटाइल टेट्रा कार्बोनिल का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया. वो क्या होता है, वो इवापोरेट हो जाएगा. इम्प्योरिटी सॉलिड फॉर्म में पड़ी है, निकल ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके वॉलेटाइल हो गया. वॉलेटाइल होने के बाद तुम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हो. एज वी नो इट इज ए वॉलेटाइल सो इट इज इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द इम्प्योरिटीज. तो इसको सेपरेट कर लो. जैसे ही सेपरेट करोगे अब उसको हीट कर लो रफली 200 डिग्री सेल्सियस पे. उसका हीटिंग कर लेंगे रफली कहाँ पर, 200 डिग्री सेल्सियस पे. जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड था वो तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वो तो बाहर निकल जाएगा और निकल तुमको प्योर फॉर्म में मिल जाए. निकल तुमको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाए. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो इम्प्योर सैंपल था उसमें जो निकल जो प्योर फॉर्म में, कुछ इम्प्योरिटीज होगी और कुछ निकल प्योर फॉर्म में होगा. जो प्योर फॉर्म में है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, NaCO होल 4 बनाएगा, जो कि तुम्हारे पास क्या है, वॉलेटाइल है. अगर वो वॉलेटाइल है तो तुम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हो इम्प्योरिटीज से. जैसे ही वॉलेटाइल है उसको सेपरेट करो, उसको हीट कर लो 200 डिग्री सेल्सियस पे. जैसे ही हीट करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड इवापोरेट हो जाएगा, निकल अभी भी सॉलिड फॉर्म में ही है, तो तुमको वेरी प्योर निकल मिल जाएगा. प्रोसेस क्लियर? ये वॉलेटाइल बनना जरूरी है. अगर ये वॉलेटाइल नहीं होगा ना, ऐसा नहीं है कि सबके लिए यूज कर सकते हो. यहाँ पर जो भी टेट्रा कार्बोनिल या कार्बोनिल के साथ जो भी कॉम्प्लेक्स है इट शुड बी वॉलेटाइल, तभी सेपरेट कर पाओगे. एक नेक्स्ट है तुम्हारे पास, दैट इज द वन आर्कल मेथड. इसका यूज करते हो टाइटेनियम में, जिरकोनियम में, बिस्मिथ में एंड बोरॉन में.
इसका यूज करते हैं टाइटेनियम में, जिरकोनियम में, बिस्मिथ में और बोरॉन में। सेम वैसा ही मेथड है, कुछ भी नया नहीं है। तुमने क्या किया, लोअर टेम्परेचर पे टाइटेनियम I2 के साथ कंबाइन होकर TiI4 बना रहा है, जो कि क्या है, वॉलेटाइल है। अगर वो वॉलेटाइल, उसको इजीली सेपरेट कर सकते हो। जैसे ही सेपरेट करोगे, फिर से हायर टेम्परेचर पे हीट करो, तो I2 गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और तुमको प्योर टाइटेनियम ऑब्टेन हो जाएगा। वहां पे क्या हो रहा था, CO बन रहा था, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर तुम्हारे पास CO बन रहा था, और यहाँ पर तुम्हारे पास आयोडीन का तुम्हारे पास एक वॉलेटाइल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। The metal is converted into the volatile unstable compound iodide, and impurities are not affected during the compound formation. Impurities react नहीं कर रही है, सिर्फ उसका आयोडीन रिएक्ट कर रहा है। This compound thus obtained is decomposed to get a pure metal. उससे तुमको क्या होगा, प्योर मेटल ऑब्टेन होगा। तो टाइटेनियम रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, टाइटेनियम रिएक्ट करके TiI4 फॉर्म करेगा। जिरकोनियम रिएक्ट करके ZrI4 रिएक्ट फॉर्म करेगा। बिस्मिथ रिएक्ट करके BiI3 फॉर्म करेगा। ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, सारे के सारे वॉलेटाइल प्रोडक्ट है। उसको फर्दर हीट करो, जैसे ही TiI4 को फर्दर हीट करोगे, तो I2 गैस बाहर निकल जाएगा, तुमको प्योर टाइटेनियम मिल जाएगा। नेक्स्ट वाले में जिरकोनियम, नेक्स्ट वाले में बिस्मुथ। वैसे ही बोरॉन के साथ भी होता है, BiI3 को हीट करोगे, तो जैसे ही BiI3 को हीट करोगे, तुमको एक बोरॉन मिलेगा और I2 गैस बाहर निकल जाएगा, और ये यहाँ से बोरॉन मिलता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन बोरॉन। ये पढ़ा है क्या क्रिस्टलाइन बोरॉन के प्रिपरेशन में, BiI3 की हीटिंग पे, B प्लस I2। तो दिस इज कॉल्ड द वान आर्कल मेथड। मतलब दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहा है, यहाँ पर जो NiCO4 था वो भी वॉलेटाइल था, और यहाँ पे जो आयोडाइड का कंपाउंड है वो भी क्या है, वॉलेटाइल है। इफ दे बोथ आर वॉलेटाइल, तो उसको इजीली सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करने के बाद फर्दर हीट करेंगे, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर I2 गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। यस, क्लियर। फिर तुम्हारे पास है एक पर्क्स प्रोसेस है और एक पैटिंसन प्रोसेस है। पैटिंसन प्रोसेस मैंने अभी तक बताया नहीं, बट पर्क्स प्रोसेस और पैटिंसन प्रोसेस मोर और लेस सेम ही है। अगर पीबी को, अगर मेरे को पीबी में से एजी की इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है, या फिर एजी में से पीबी की इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है, तो जनरली इसका यूज करते हैं। क्या कर रहे हैं, पीबी जो है वो एजी के साथ कंबाइन होके अलॉय फॉर्मेशन कर लेता है। तो तुम क्या करते हो, उसके अंदर जिंक डाल दो। जैसे ही जिंक डालोगे, एजी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एजी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, और जिंक भी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मोर और लेस क्या होती है, सिमिलर। इसीलिए एजी की जो टेंडेंसी है वो जिंक के साथ अलॉय फॉर्मेशन करने की ज्यादा है एज कम्पेयर टू पीबी। तो जैसे ही तुमने जिंक डाला, तो एजी क्या करता है, अपना जो अलॉय फॉर्मेशन है वो जिंक के साथ कर लेता है, और पीबी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सेपरेट। पीबी लाइटर है, उसको तुम सेपरेट आउट कर सकते हो। और उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, एजी और जिंक है, इनका लो बॉइलिंग पॉइंट है। तो क्या इसको तुम हटा सकते हो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। देखो यही है पर प्रोसेस। सबसे पहले क्या कर रहे हैं,
डी सिल्वराइजेशन ऑफ द अर्जेंटेड लेड, मतलब लेड में से एजी की इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं। लेड में से एजी की इम्प्योरिटीज को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डी सिल्वराइजेशन ऑफ द अर्जेंटियस लेड। प्रिंसिपल क्या है, तुमने मोल्टन जिंक ऐड किया है, मोल्टन लेड फॉर्म है टू फेज सिस्टम। सिल्वर ज्यादा सॉल्युबल है किसके अंदर, जिंक में, एज कम्पेयर टू मोल्टन लेड। तो जिंक और एजी अलॉयज वो लाइटर है, एंड वो ज्यादा इजीली क्या होगा, फास्ट, क्या होगा, ज्यादा इजीली तुम्हारे पास फ्रीज होगा। तो जैसे ही फ्रीज होगा तो क्या करेगा, सॉलिडिफाइड होके वो फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको तुम इजीली रिमूव कर सकते हो। लाइटर भी है तो सरफेस पे आ जाएगा, और इजीली क्या हो रहा है, फ्रीज भी हो रहा है, तो फ्लोटिंग सरफेस होगी, उसको सेपरेट आउट कर लो। उसके बाद जिंक और एजी का जो अलॉय है उसको सेपरेट कर सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्योंकि जिंक हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, जो लास्ट टाइम देखा था। बच्चों वैसे नाम दे के रखा है उसका, और कुछ यूज नहीं है। यहाँ से जो लेड ऑब्टेन्ड होता है ना, उसको बोलते हैं डीसिल्वलाइज लेड। डीसिल्वलाइज लेड, इसमें अभी भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रहेगी, उसमें अभी भी लेड से, अब कुछ जिंक बच जाएगा इसके साथ। तुमने जिंक ऐड किया ना, तो कुछ जिंक की इम्प्योरिटीज हो सकती है, कुछ जिंक की इम्प्योरिटीज हो सकती है, एयू की हो सकती है, एसबी की हो सकती है। इसको रिमूव करने के लिए तुम इलेक्ट्रोलिफाइनिंग कर सकते हो, जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, बैट प्रोसेस। पहले पर्क्स प्रोसेस यूज करते हो, उसके बाद तुम फर्दर क्या यूज कर सकते हो, बैट प्रोसेस, जो अभी यहाँ पर देखा था। डन। हाँ, उसके बाद जिंक को भी एजी से सेपरेट करेंगे, यस रिया। जिंक को एजी से सेपरेट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पास एजी, जिंक का बॉइलिंग पॉइंट का मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लो, तो जिंक इवापोरेट हो जाएगा, और एजी को तुमको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। वैसे एक प्रोसेस है पैटिंशन प्रोसेस, मैं तुमको वो भी यहीं पे बता देता हूँ, मोर और लेस सेम ही है पैटिंशन प्रोसेस। एक मिनट, हाँ। ये है पैटिंशन प्रोसेस। ये तुमको मेल्टिंग पॉइंट देख के रखा है एजी का एंड पीबी का। मेल्टिंग पॉइंट एजी का तुम्हारे पास 303 डिग्री सेल्सियस है, इसका 373 डिग्री सेल्सियस है। तुम क्या करो, जो भी अलॉय फॉर्मेशन है ना, जो इसका मॉल्टन अलॉय है, उसको तुम स्लो कूलिंग करो। जैसे ही कूल डाउन करोगे, तो पहले बताओ, पहले कौन फ्रीज होगा, पीबी या एजी? पहले कौन फ्रीज आउट होगा, पीबी या एजी? पीबी। पीबी क्या होगा, पहले फ्रीज होगा। जैसे ही फ्रीज होगा, उसका सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, तो उसको तुम एजी से रिमूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, तुम उसको एजी से रिमूव कर सकते हो। और उसके बाद तुमको क्या मिलेगा, जैसे ही तुम्हारे पास ये मिला, उसके बाद तुम्हारे पास क्या, एजी ऑब्टेन हुआ है। एजी में अभी भी कुछ पीबी बचा है, एजी में तुम्हारे पास अभी भी क्या हो सकता है, कुछ पीबी बचा होगा, तो तुम इसका क्या कर सकते हो, तुम उसका क्यूपिलेशन कर लो, जो अभी मैंने ऊपर किया था। देखो, सेकंड पार्ट, पीबी की इम्प्योरिटीज को O2 के साथ रिएक्ट करवा लो, तो अभी क्या बन जाएगा, पीबीओ का वॉलेटाइल ऑक्साइड मिल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर इसीलिए लिख के रखा था कि पैटिंसन प्रोसेस करने के बाद तुम उसका क्यूपिलेशन भी कर सकते हो। तो पैटिंसन प्रोसेस में क्या है, एजी का मेल्टिंग पॉइंट है दिस वन। एक मिनट, हाँ।
ठीक है। पैट्रिशियन प्रोसेस करने के बाद तुम्हारे पास एजी का मेल्टिंग पॉइंट है, दिस वन 303, पीबी का है 372। सॉलिडिफाइड करो। जैसे ही सॉलिडिफाइड करोगे तुम्हारे पास एजी का सॉरी पीबी का सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। एजी ऑब्टेन होगा, उसमें अभी भी कुछ इंप्योरिटीज है पीबी की, तो क्यूपिलेशन मतलब O2 के साथ रिएक्शन करवा लो, पीबीओ का वॉलेटाइल ऑक्साइड मिल जाएगा, और साथ ही साथ तुमको एजी सॉलिडिफाइड फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद एक है पुडिंग प्रोसेस। जो भी तुम्हारे पास स्टील ऑब्टेन किया है या फिर रॉट आयरन जो भी है, दिस प्रोसेस इज यूज टू मैन्युफैक्चर रॉट आयरन फ्रॉम द कास्ट आयरन। अगर मेरे को कास्ट आयरन से रॉट आयरन बनाना है तो उसके लिए ये यूज करते हैं। कास्ट आयरन में क्या है, अभी भी इम्प्योरिटीज है, कार्बन की, सल्फर की, सिलिका की, एमएन की और फास्फोरस की। उसको रिमूव करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, Fe2O3 यूज करते हैं, हेमेटाइट। तो Fe2O3 क्या करेगा, तुम्हारे पास जो भी सल्फर है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, सल्फर है उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बन है अगेन ऑक्सीडाइज, सिलिकन है, एमएन है, पीबी है, सबको क्या कर देगा तुम्हारे पास ऑक्सीडाइज करके तुम्हारे पास उसके वॉलेटाइल ऑक्साइड ऑब्टेन कर देगा। एस सल्फर SiSO2 मिल जाएगा, SiO2 मिल जाएगा, MnO2 मिल जाएगा, P4O10 ऑब्टेन हो जाएगा। ये सारे के सारे तुमको वॉलेटाइल ऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। ये सारे प्रोसेस अभी मैं फिर से रिवीजन के फॉर्म, जो भी तुमने अभी तक पढ़ा है वो अभी रिवीजन के फॉर्म में फिर से आएगा सारा। फिर तुम्हारे पास है लास्ट एमल्गेशन प्रोसेस। इसका जनरली यूज करते हैं जो भी नोबल एलिमेंट होते हैं उसके लिए। तो जो भी ओर का पाउडर है उसका Hg के साथ रिएक्शन करवाओ। जैसे Hg के साथ रिएक्शन करोगे अमलगम फॉर्म करेगा, उसके बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लो। उसका इसको क्या कर लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तुम्हारे पास क्या है, सबसे पहले क्या है, जो प्योर जो है, प्योर मेटल ने क्या किया है, जो भी इम्प्योर पाउडर में जो प्योर है उसने क्या किया, उसने फॉर्म किया, प्योर मेटल हैज फॉर्म अमलगेशन। उसने एमलगम फॉर्म किया, उसको सेपरेट आउट करो। जैसे ही सेपरेट आउट करोगे उसके बाद तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लो, तो Hg का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है जिसका मतलब तुम उसको इजीली रिप्लेस कर सकते हो। क्या यहाँ तक सबको क्लियर? तो चलो, प्रोसेस तो इतना ही था। नाउ अब तुम्हारे पास होगा जो जितना अब तक तुमने पढ़ा है उसका रिवीजन। ठीक है, तो हियर वी विल टेक थोड़ा सा ब्रेक। तुमको कोई प्रोसेस समझ में नहीं आया तो वो तुम पूछ लो, क्योंकि सेम चीजें जो अब तक पढ़ी है वो सेम चीजें यूज होगी आगे। ऐसा कुछ पार्ट है जो रह गया है तो यू कैन आस्क, नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाए। एक मिनट, यहाँ एक मिनट, जस्ट वेट।
ये लो देख लो। आफ्टर 5 मिनट्स वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट जो भी है इसका रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब सबके जो इंडिविजुअल मेटल्स है उसका रिफाइनिंग देखने वाले हैं। करें स्टार्ट। चलो।
हम्म, अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के लिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में सबसे पहले क्या है तुम्हारे पास, इज अ चाल्कोपायरेटिस। ये सारे नाम मैं बता देता हूँ। यस, चाल्कोपायरेटिस, चाल्कोसाइट या कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, CuCO3, मेलासाइट, एज्यूराइट, सारे सारे। मेलासाइट ग्रीन, एज्यूराइट ब्लू कलर का। 1:2 का रेशियो, 2:1 का रेशियो। सबसे जो मेन और है वो है ये, इसका मुझे एक्सट्रैक्शन देखना है, CuFeS2। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि देखो एक्चुअल में CuFeS2 जो है वो इस फॉर्मेट में है, Cu2S, FeS, FeS2। अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो यहाँ पर एक मिनट ना, यहाँ पर तुम्हारे पास सल्फर 1, 1, 2 एंड 4, सल्फर 4 है, Fe 2 है, और कॉपर भी 2 है। इनका रेशियो कितना है, यहाँ पर 1:2, 1:1:2 का रेशियो है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है, ये CuFeS2। CuFeS2 इज द फॉर्मूला मेन, और ये है तुम्हारे पास, कॉपर 2 है, Fe 2 है, ऐसा 4 है। डन। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे अगर मेरे को पूछे कि CuFeS2 में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वी विल से कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2, सॉरी +1 है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर CuFeS2 में +1 है, और Fe +2 में है, ये चीज ध्यान रखना। डन। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी तुम्हारे पास CuFeS2 है उसको क्रश एंड सीव करेंगे। क्रशिंग और सीव तो सब में करना ही है अपने को, जो भी और है उसको क्रश और सीव तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद अब इसकी कंसंट्रेशन के लिए सल्फाइड हो रहा है, क्या करें, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, लीचिंग, या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके रितेश, ओके तन्मय, ओके देविका। बच्चे रोस्टिंग तो बाद में करेंगे, पहले कंसंट्रेशन तो कर लें देविका। हाँ, तो सल्फाइड हो रहा है तो क्या करेंगे, ओके सम्यक गुड। क्या करेंगे इसके लिए, फ्रोथ फ्लोटेशन करेंगे। तो कंसंट्रेशन के लिए क्या करने वाले हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन। क्या प्रोसेस होता है बताने की नीड है ही नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे या कैल्सिनेशन करेंगे, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। सल्फाइड और है, क्या किया जाए, सल्फाइड हो रहा है तो क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। सल्फाइड हो रहा है तो क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। तो रोस्टिंग किस में करेंगे, रिवर बैटरी फर्नेस में करेंगे। किस में करेंगे, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर में करेंगे। तो रोस्टिंग से क्या होता था, एक तो जो भी इम्प्योरिटीज होती है ना, जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाएगा। तो सल्फर है, आर्सेनिक है, उनकी इम्प्योरिटीज जो है वॉलेटाइल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। उसके बाद तुमको पता है रोस्टिंग में जो भी सल्फाइड होता था ना, रोस्टिंग में जो भी तुम्हारे पास सल्फाइड होता था वो कन्वर्ट हो जाता था ऑक्साइड में, याद है। रोस्टिंग क्यों करते थे, सो दैट जो भी तुम्हारे पास ऑब्टेन्ड हो रहा है वो किस में हो जाए, कन्वर्ट, उसके ऑक्साइड में। यस नो। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कॉपर के अंदर, कॉपर का रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर तुमको ऑक्साइड ऑब्टेन्ड नहीं हो रहा है। उसका एक रीजन है, अभी मैं बताऊंगा तुमको। हियर वी आर नॉट गेटिंग द ऑक्साइड्स। रोस्टिंग के बाद अपन क्या करते थे, अपन उसका रिडक्शन करते थे। और कॉपर रिडक्शन किस में करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में। रिडक्शन को जो भी कार्बन से रिडक्शन करते हैं ना, या फिर जो भी रिडक्शन प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग किस में होता है, स्मेल्टिंग होता है ब्लास्ट फर्नेस में। रोस्टिंग कैल्सिनेशन रिवर बैटरी फर्नेस में, स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस में। अब रिएक्शन ध्यान से देखो क्या हो रहा है।
सबसे पहले CuFeS2 है, O2 के साथ रिएक्शन करवाया, इसका सेल्फ रिडक्शन हो जाता है। तो जैसे O2 के साथ रिएक्शन करवाओगे, एक्चुअल में ये क्या है, इट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ, ये तुम्हारे पास है Cu2S है, इसमें FeS है, एंड इसमें FeS2 है। ये दोनों O2 के साथ रिएक्शन करके ये बना लेंगे FeO, और SO2 गैस रिलीज कर देते हैं। फर्स्ट रिएक्शन वही लिखा है। फर्स्ट रिएक्शन में पहले उसने इसको FeS ही लिखा है, इसको भी Cu2S, ये भी FeS। इसने जो ये वाला Fe था ना, इसका रिएक्शन करवाया। दूसरे वाला भी करेगा क्या? हाँ, दूसरा वाला भी करेगा, उसको भी लिखेंगे, डोंट वरी। उसके बाद जो CuS है उसका रिएक्शन करवाया, Cu2O बना। FeS है उसका रिएक्शन करवाया, FeO बना। मैंने वही 3 स्टेप की रिएक्शन यहाँ पे लिख के रखी है इस साइड। Cu2S है, वो भी O2 के साथ रिएक्शन करके Cu2O बनाएगा। FeS है, वो भी रिएक्ट करके बनाएगा। FeS2 है, वो भी रिएक्ट करके FeO बनाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉपर में Fe की इम्प्योरिटीज है, तो ये कौन सी इम्प्योरिटीज है? बेसिक इम्प्योरिटीज है, एसिडिक इम्प्योरिटीज है? इसको रिमूव करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? एसिडिक फ्लक्स, यस नो? इसको रिमूव करने के लिए क्या डालेंगे? एसिडिक फ्लक्स, तो तुमको स्लैग फॉर्मेशन हो जाएगा। सबको क्लियर ये वाला पार्ट, स्लैग फॉर्मेशन? तो ये हो गया। बट यहाँ पर देखो सर, कॉपर ऑक्साइड 1 तो रहा है। एक्चुअल में मैंने ऊपर लिखा है, बट नीचे अब चीज देखो। Fe की ज्यादा टेंडेंसी होती है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्स कंबाइन विद द फेरस सल्फाइड टू गिव द फेरस ऑक्साइड इन द कॉपर सल्फाइड। आज तो जैसे ही कॉपर ऑक्साइड बनेगा ना, तो जो सल्फर है, FeS है, जो सॉल्यूशन में है, वो फिर से कॉपर का सल्फाइड बना लेगा, खुद FeO में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो FeO फर्दर SiO2 के साथ कंबाइन होके स्लैग फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर कॉपर का सेल्फ रिडक्शन होने के बाद तुम्हारे पास क्या होना चाहिए था, यहाँ पर जो भी तुम्हारे पास Cu2O बना, FeS क्या करता है, Fe की ज्यादा टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन के साथ, तो Fe की ज्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, तो उसके साथ कंबाइन होके FeO बना लेगा और खुद Cu2S में कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो ब्लास्ट फर्नेस से तुमको कॉपर ऑब्टेन्ड नहीं होता है, ना ही कॉपर का ऑक्साइड ऑब्टेन्ड होता है, कॉपर का सल्फाइड ऑब्टेन्ड होता है। बाकी जो भी होगा, मैं पीबी भी तुमको पढ़ाऊंगा, तो पीबी में डायरेक्टली तुमको एक्सेप्ट कॉपर, पीबी है, और कस किसका था तुम्हारे पास, और सेल्फ रिडक्शन HG का हो रहा था, पीबी का हो रहा था, तो HG है, पीबी है, वहां पे तुमको डायरेक्टली मेटल ऑब्टेन हो जाएगा ब्लास्ट फर्नेस के बाद। बट कॉपर के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉपर का सल्फाइड मिलता है, Fe उसको फर्दर, सॉरी, कॉपर का ऑक्साइड मिलता है, Fe फर्दर उसको सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से जो एक ब्लास्ट फर्नेस से जो कॉपर का प्रोडक्ट ऑब्टेन है, उसको बोलते हैं मैट। मैट में 98% Cu2S है और 2% FeS है। मैट में 98% Cu2S है और 2% FeS है। तो अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ये Cu2S है, यहाँ पर ये FeS है, और यहाँ पर ये FeS2 है। इसका कुछ भी नहीं होता, ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका कुछ भी नहीं होगा, ये दोनों कन्वर्ट होके तुम्हारे पास FeO बना लेंगे, इसलिए नेट रिएक्शन ये है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ।
बोलो, किसी को डाउट यहाँ तक? सबसे पहले क्या किया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने रोस्टिंग किया। रोस्टिंग में जो भी तुम्हारे पास ऑक्साइड थे वो सारे के सारे वॉलेटाइल, रोस्टिंग में जो भी इम्प्योरिटीज थी वो ऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो गई। उसके बाद मैंने स्मेल्टिंग किया ब्लास्ट फर्नेस में। कॉपर का सेल्फ रिडक्शन होता है, कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा, बट यहाँ पर क्या होता है, जो भी एफ है, कॉपर में एफ की इम्प्योरिटीज है, तो जो भी तुम्हारे पास एफ है वो कॉपर ऑक्साइड को फर्दर क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस के बाद जो तुमको कॉपर ऑब्टेन्ड होगा उसको बोलते हैं मैट। मैट में 98% CO2s है और अभी भी 2% एफनाइजेशन बेसेमर कन्वर्टर में। बच्चे CO2s रिएक्ट ही नहीं किया ना, CO2s कन्वर्ट हुआ, देखो CO2s कन्वर्ट हुआ CO2o में, वो फिर से एफ ने उसको फिर से CO2s में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि CO2s जो है एक्चुअल में रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। उसके बाद अपन क्या करें, उसके बाद वी आर डूइंग द बेसमराइजेशन। बेसमराइजेशन किसमें करेंगे, बेसेमर कन्वर्टर। तो 3 यूज हो रहे हैं, अपन रोस्टिंग कर रहे हैं रिवर बैटरी फर्नेस में, उसके बाद अपन स्मेल्टिंग कर रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस में, बेसमराइजेशन कर रहे हैं बेसेमर कन्वर्टर में। तो जैसे ही तुम CO2s का O2 के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो CO2s का O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को एक मिलेगा CO2o और एक मिलेगा SO2। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर मैं लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाता तो मेरे को मिलता CuSO4। और जो CO2o बना है, यहाँ पर ये -2 में है, सॉरी, यहाँ पर कॉपर जो है +1 में है, यहाँ पर भी कॉपर +1 में है, सल्फर -2 में है। तो कॉपर का खुद का रिडक्शन होगा और यहाँ पर SO2 गैस बाहर निकल जाए। वही सेम चीज यहाँ पर भी है, सल्फर +6 में है, सल्फर -2 में है, कॉपर +1 में। अगेन कॉपर का खुद का रिडक्शन होगा और SO2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ब्लास्ट फर्नेस में तुमको कॉपर नहीं मिल रहा है, उसके बाद तुमको कॉपर मिल रहा है। ये कितना है तुम्हारे पास, 98% है। अभी भी 2% जो है वो FeS है। अभी भी 2% क्या है, FeS। वो फर्दर O2 के साथ रिएक्शन करेगा, FeO बनाएगा, FeO फर्दर, FeO क्या है, बेसिक इम्प्योरिटीज। और ये क्या है, एसिडिक फ्लक्स है। ये फर्दर दोनों आपस में कंबाइन होकर और क्या फॉर्म कर लेंगे, ये दोनों स्लैग फॉर्मेशन करेंगे। वहां से जो कॉपर का सल्फाइड ऑप्टेन है उसको बोले थे मैट। स्मेल्टिंग के बाद ब्लास्ट फर्नेस से जो मिल रहा था उसको बोले थे मैट। बेसमराइजेशन में जो कॉपर ऑप्टेन होगा उसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर का मीनिंग पता है क्या, ब्लिस्टर सुना है वर्ड? अगर तुम्हारे जो भी स्किन है उसके ऊपर अगर तुमने गर्म हॉट वाटर अगर डाल दिया तो तुमको पता है ब्लिस्टर क्रिएट हो जाएंगे। यस, नो? तो यहाँ पर भी वही मीनिंग है। एक्चुअल में क्या हो रहा है तुम्हारे पास, जो भी अगर कॉपर का जो भी मॉल्टन कॉपर है, ये मॉल्टन कॉपर का अपर लेयर है, तो जैसे ये सॉलिडिफाइड हो रहा है और यहाँ से SO2 गैस बाहर भी निकल रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, SO2 गैस क्या हो रहा है, बाहर रिलीज हो रहा है। तो रिलीज भी हो रहा है SO2 गैस और साथ ही साथ इसका सॉलिडिफिकेशन भी हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पे इसकी अपर सरफेस पे ऐसे ब्लिस्टर क्रिएट हो जाते हैं। तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ कॉपर व्हेन सम SO2 इज रिलीज्ड, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ब्लिस्टर कॉपर। उसके बाद कॉपर के लिए क्या कर सकते हैं, कॉपर के लिए तुम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर लो। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए तुमको एनोड पे क्या लेना पड़ेगा, एनोड पे यू हैव टू टेक इम्प्योर कॉपर, कैथोड पे प्योर कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट ये लेना पड़ेगा। यहाँ से जो कॉपर ऑब्टेन होगा
वो तुम्हारे पास होगा रफली 99.6 से 99.9% तुमको प्योर कॉपर मिल जाए। यस। यस नो। एक बार अगर मैं जल्दी से गो थ्रू करूं तो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, सुनो। CuFeS2 था, सल्फाइड और है, तो फ्रोज फ्लोटेशन करेंगे, सल्फाइड और है तो रोस्टिंग करेंगे रिवर बैटरी फर्नेस में। जैसे ही रोस्टिंग करेगा तुम्हारे पास, यहाँ पर रोस्टिंग के बाद उसका ऑक्साइड ऑब्टेन्ड नहीं हो रहा है, तो फिर रिडक्शन करते हैं, कॉपर का सेल्फ रिडक्शन हो सकता है। और जैसे ही सेल्फ रिडक्शन कहाँ करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे। स्मेल्टिंग के प्रोसेस में स्लैग फॉर्मेशन भी होता है। बट यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड पहले तो ऑब्टेन्ड हो रहा है, बट वो कॉपर का ऑक्साइड जो है, जो सॉल्यूशन में FeS प्रेजेंट है मोल्टन पार्ट में, वो FeS क्या करता है, उस सल्फाइड को तुम्हारे पास, जो कॉपर का ऑक्साइड है, Fe हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन कॉपर, तो फिर से उसको सल्फाइड में कन्वर्ट कर लेता है। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो कॉपर मिलेगा उसको बोलते हैं मैट। मैट में 98% CO2 और 2% FeS। जैसे ही मैट ऑप्टेंड हुआ, इसका अब तुमको करना पड़ेगा बेस्मराइजेशन। बेस्मराइजेशन में क्या होगा, जो CO2 है वो CO2O में कन्वर्ट होगा, वो फर्दर CO2S के साथ कंबाइन होकर कॉपर को ऑप्टेन करेगा लो टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर पे CuSO4 मिलेगा एंड कॉपर मिलेगा। यहाँ से जो मेरे को कॉपर ऑप्टेन्ड हो रहा है, क्योंकि SO2 गैस रिलीज हो रही है और मॉल्टन पार्ट क्या हो रहा है, सॉलिडिफाइड हो रहा है, तो उनको ब्लिस्टर क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ से जो कॉपर ऑप्टेन्ड होगा वो 98% प्योर है, उसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो मिल रहा है वो है कॉपर मैट, यहाँ से जो मिल रहा है वो है तुम्हारे पास ब्लिस्टर कॉपर। उसके बाद तुम इसका क्या कर सकते हो, उसके बाद तुम इसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर लो, तुमको 99.6 या 99% जो कॉपर है वो प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। डन। यस नो। सिमिलर टाइप ऑफ प्रोसेस जो है वो तुम एक बार, कॉपर के दो और भी हैं जो मैंने लिख के रखे हैं, सेम प्रोसेस तुम भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो घर पे। एक कॉपर का बता दिया है। एक चीज ध्यान रखना, ऑक्साइड के लिए क्या करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, फोर्थ फ्लोटेशन, लीचिंग, या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, अगर कोई भी ऑक्साइड है उसके लिए। बोलो। ऑक्साइड के लिए लीचिंग नहीं, लीचिंग तो AG और AU के लिए करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए करते हैं, क्या ऑक्साइड का मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, यस नो? क्या ऑक्साइड का मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे? बोलो, क्या ऑक्साइड का मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे? ये भी छोड़, क्या सल्फाइड का मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे?
नो, सल्फाइड का मैग्नेटिक सेपरेशन तो नहीं करेंगे। और क्या उसका करेंगे, क्या उसका मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे क्या ऑक्साइड का? लॉजिकली सोचो ना यार, इतना क्या दिमाग लगा रहे हो। उसका मैग्नेटिक सेपरेशन भी नहीं करेंगे। लीचिंग भी किसी स्पेसिफिक के लिए होता है, तो बचा क्या? क्या बचा? ग्रेविटी सेपरेशन। और फ्लोथ फ्लोटेशन सल्फाइड के लिए करते हैं यार देश। क्या फ्लोथ फ्लोटेशन? अबे ऑक्साइड के लिए फ्लोथ फ्लोटेशन कहाँ से करेगा तू? मैग्नेटिक सेपरेशन कर नहीं रहे, लीचिंग कर नहीं रहे, फ्लोथ फ्लोटेशन कर नहीं रहे, तो बचा क्या? ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये लिखवाया भी था लास्ट टाइम। ये क्या किया था मैंने लास्ट टाइम तुमको, ये चीज बताया भी था। तो लेड का एक्सट्रैक्शन भी देख लेते हैं। लेड के ये सारे बता चुका हूँ मैं। गैलेना बताया है, सेरुसाइट बताया है, एंग्लेसाइट बताया है। ये तुम पी ब्लॉक में देखोगे। वाइट लेड। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको क्रश और सीव कर लो। क्रशिंग एंड सीव कर लेंगे। इसका मेन और तो पीबीएस है। तो अब तुम मुझे बताओ पीबीएस के लिए क्या करोगे? इसका मेन और जो है वो पीबीएस है। पीबीएस के लिए क्या करेंगे? क्रशिंग एंड सीविंग के बाद पीबीएस के लिए क्या करेंगे? फ्रोथ फ्लोटेशन। यस। पीबीएस के लिए क्या करेंगे? फ्रोथ फ्लोटेशन। बाकी दोनों के लिए फ्लोट रोटेशन कर नहीं सकते, कार्बोनेट और सल्फेट है, फ्लोट रोटेशन करेंगे। ग्रेविटी सेपरेशन होता नहीं है, सॉरी, मैग्नेटिक सेपरेशन होगा नहीं, लीचिंग भी करते नहीं है, तो बचा क्या? ग्रेविटी सेपरेशन। लीचिंग और मैग्नेटिक सेपरेशन स्पेसिफिक के लिए ही है। SnO2 के लिए, टिन के लिए करते हैं, और Fe के लिए करते हैं, क्रोमेट ओर के लिए करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्रोमेट ओर के लिए करते हैं, और साथ ही साथ तुम्हारे पास टिन के लिए करते हैं। और लीचिंग Ag और Au के लिए करते हैं, या फिर एल्यूमिनियम के लिए कर सकते हो। तो बचा क्या तुम्हारे पास? जो भी है सल्फाइड जो नहीं है, जिसमें लीचिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो रहा है, सॉरी मैग्नेटिक नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करेंगे तुम्हारे पास? ग्रेविटी सेपरेशन। तो देख लो, पीबीएस के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन। फॉर पीबीएस वी विल डू द फ्रोथ फ्लोटेशन। और फॉर ग्रेविटी सेपरेशन बाकी सब के लिए। इसके बाद कैल्सिनेशन रोस्टिंग। बताओ पीबीएस के लिए क्या करेंगे, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग? रोस्टिंग। इसके लिए क्या करेंगे? बाकी सब के लिए कैल्सिनेशन। इस मैंने अभी तक बाकी सब के लिए बताया नहीं, क्योंकि मेन और यही है। यहाँ पर पीबीएस ही जो तुम्हारे पास है वो क्या है, मेन और है। बाकी सबसे अपन नहीं कर रहे हैं, बट मेरे को मेन पीबीएस से ही करना है। तो यहाँ पे रोस्टिंग भी करेंगे, और रोस्टिंग के साथ साथ तुम्हारे पास मेल्टिंग भी करेंगे। रोस्टिंग कहाँ करते हैं, रिवर बैटरी फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में? रोस्टिंग कहाँ कर रहे हैं, रिवर बैटरी या ब्लास्ट? रिवर बैटरी फर्नेस में। वेरी गुड। तो पीबीएस रोस्टिंग एयर की प्रेजेंस में करते हैं, तो पीबीएस क्या करेगा, O2 के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, तो हाई टेम्परेचर पे पहले वो बनाएगा, पीबीओ बनाएगा, और यहाँ से बनेगा SO2। वो पीबीओ पीबीएस के साथ कंबाइन होके पीबी में कन्वर्ट होगा और SO2 बनाएगा। ये रिएक्शन होगी हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे क्या होगा, तुम्हारे पास यहाँ बनेगा PbSO4, और वो PbSO4 पीबीएस के साथ कंबाइन होके पीबी प्लस SO2 बना देगा। हाई टेम्परेचर पे PbSO4 ब्रेक होके तुमको पीबी एंड एसओ पीबीओ दे देगा। तो अपने का काम क्या था, अपने को ऑक्साइड ऑब्टेन करना था, बट पीबी के सेल्फ रिडक्शन के कारण तुमको यहाँ से डायरेक्टली पीबी ऑब्टेन हो जाएगा। यस। तो एक तो ये होगा कि डायरेक्टली सेल्फ रिडक्शन ही हो गया, या फिर तुम एक काम ये भी कर सकते हो कि तुम उसको कैसे भी करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, एंड उसके बाद उसका कार्बन रिडक्शन कर लो।
इसका तुम कार्बन रिडक्शन भी कर सकते हो। यहाँ पर तुम CaCO3 ऐड कर रहे हो। कोई मुझे बता सकता है कि COCH3 हीट करने पे क्या देगा? कार्बन के रिडक्शन में। और ये होगा कहाँ? ये होगा, जो भी कार्बन का रिडक्शन होगा वो कहाँ होगा? ब्लास्ट फर्नेस में। CaCO3 को हीटिंग से क्या मिलेगा तुमको? एक तो मिलेगा CaO और एक मिलेगा CO2। और यहाँ पे CaO किसकी तरह एक्ट करेगा? CaO एक्ट करेगा बेसिक फ्लक्स की तरह। CaO किसकी तरह एक्ट करेगा? बेसिक फ्लक्स की तरह एक्ट करेगा। तो जैसे ही तुमको पीबीओ ऑब्टेन्ड हुआ, या तो तुम उसका सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा, या फिर अगर सेल्फ रिडक्शन नहीं हो रहा है तुम उसको कार्बन से भी रिड्यूस कर सकते हो। कार्बन खुद रिड्यूस होकर क्या बनाएगा? CO गैस बनाएगा। और CO भी, यहाँ पे CO भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब तुम मुझे बताओ, कार्बन कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा? हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे? वेरी गुड रितेश। कार्बन कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा? ओके शिवानी, गुड। हाई टेम्परेचर पे। और CO कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा? लो टेम्परेचर पे। वेरी गुड तन्मय। तो पीबी अपने को कार्बन रिडक्शन कहाँ कर रहे हैं? ब्लास्ट फर्नेस में कर रहे हैं। CaCO3 जैसे ही ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? CaO मिलेगा और CO2 मिलेगा। ये CaO जो गैंग है, जो कि कॉमन, सिलिका जो है वो सब में इम्प्योरिटीज है ही। सिलिका की इम्प्योरिटीज तो बहुत जगह पे है। तो ये इसके साथ कंबाइन होके क्या कर लेगा? CaSiO3 का स्लैग फॉर्मेशन कर लेगा। अपने को पीबी ऑब्टेन करना था, स्लैग है, वो मोल्टन मेटल की सरफेस पे आएगा, उसको तुम सेपरेट, और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा? यहाँ से अपने को मिल जाएगा पीबी। अब पीबी के प्रोसेस के लिए मैंने तुमको बहुत सारी चीजें बताई है। क्या पीबी के लिए लिक्वेशन कर सकते हैं? देखो लिक्वेशन में पीबी था, यस यस नो? पीबी के लिए सबसे पहले एक फिजिकल मेथड यूज किया था, लिक्वेशन, तो वो कर सकते हो। सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग इज सेम एज द क्यूपिलेशन। सॉफ्टनिंग और क्यूपिलेशन ऑलमोस्ट क्या है? सेम। तो तुम क्या करते हो? एयर ब्लो करोगे, तो जो भी मोर रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो तो उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दे आर रिमूव्ड एज ए स्कम। तो मोर रिएक्टिव कौन है? पीबी है। तो तुम्हारे पास उसमें कन्वर्ट करके तुम उसको हटा सकते हो। टू सेपरेट नोबल एलिमेंट, अगर मेरे को कभी भी Ag, Au और प्लेटिनम को हटाना है, बिकॉज दे वोंट रिएक्ट विथ O2, दे won't react with O2 फ्रॉम बेस मेटल। अगर मेरे को कॉपर, जिंक, पीबी और आर्सेनिक है, जो कि मोर रिएक्टिव मेटल्स है, उनसे अगर मेरे को इनको हटाना है तो तुम सॉफ्टनिंग कर दो। उसके बाद मैं तुमको क्या डीसेलराइजेशन बता चुका हूँ अभी ऊपर। लेड में से Ag की इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। उसके लिए दो प्रोसेस बताए थे, या तो तुम पर्क प्रोसेस यूज कर सकते हो, या फिर तुम पेटिंशन प्रोसेस भी यूज कर सकते हो। यस। या फिर तुम लेड का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर लो, खत्म। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करने के बाद, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या करेंगे? एनोड पे इम्प्योर सैंपल लेंगे, कैथोड पे प्योर सैंपल लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्ट ले रहे हो उसी का एसिड लेना है। कैथोड पे प्योर लाइट मिलेगा, जो उसकी प्योरिटी रफली कितनी होगी? 99.6 से 99.9%। ये मतलब जो भी अपन ने 2-3 लेक्चर में पढ़ा है उसका रिवीजन चल रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। डन। तो कल के क्लास में अपन थोड़ा सा पार्ट ये पढ़ेंगे, Fe का एक्सट्रैक्शन और एल्यूमिनियम का करवाऊंगा, थोड़ा बहुत Ag और Au का भी बता दूंगा। उसके बाद ये खत्म है। उसके बाद आई विल स्टार्ट द डी ब्लॉक।
एक मिनट, आई थिंक मेरा स्क्रीन चला गया है, जस्ट वेट। हाँ, जिंक का और है ZNS। मेन और यही है, मेन और जिंक का जो भी है वो यही है, जिंक ब्लेंड, या फिर ZnCO3 मतलब कैलामाइन। जिन साइड भी ठीक है, बट मेन और अपन जो ZNS ही यूज करते हैं, जिंक ब्लेंड। अब बताओ जिंक ब्लेंड के लिए क्या करोगे? क्रशिंग और सीविंग किया, उसके बाद जिंक ब्लेंड के लिए रोस्टिंग, सॉरी क्या, फ्रोथ फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, क्या करेंगे? फ्रोथ फ्लोटेशन। बाकी सब के लिए, बाकी दोनों के लिए, बाकी दोनों के लिए क्या करेंगे? ग्रेविटी सेपरेशन। तो ZnCO3 के लिए एंड ZnO के लिए तुम्हारे पास ग्रेविटी सेपरेशन, उसके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है। सल्फाइड के लिए क्या करेंगे? रोस्टिंग या कैल्सिनेशन? रोस्टिंग। और कार्बोनेट और ऑक्साइड्स के लिए कैल्सिनेशन। यहाँ पर ZnS मोर, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, बट एक्चुअल में यहाँ पर देखो, रोस्टिंग किसके लिए कर रहे हैं? जिंक सल्फाइड के लिए। जिंक सल्फाइड के लिए वी आर डूइंग द रोस्टिंग, एंड दूसरे वाले के लिए वी आर डूइंग कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या करेंगे? जो भी ZnS है वो O2 के साथ रिएक्शन करके ZnO बनाएगा या फिर SO2 बनाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ZnS जो है वो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करके पहले ZnSO4 बनाए, और हाई टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा? ZnSO4 ब्रेक हो जाएगा। तो एग्जाम में दोनों रिएक्शन दे सकते हैं, या तो तुमको ये वाला रिएक्शन देंगे या फिर ये वाला रिएक्शन, दो स्टेप में दे दिया, दोनों का मीनिंग सेम है। पहले उसका सल्फेट बनेगा, सल्फेट लो टेम्परेचर पे होता है स्टेबल, जैसे ही हीट करोगे उसका फिर ऑक्साइड मिल जाएगा। डन। अगर तुम्हारे पास कार्बोनेट है, कार्बोनेट का अपन क्या करेंगे? उसका करेंगे रोस्ट, कैल्सिनेशन। हीट करो, उसके बाद ऑक्साइड मिल गया। अब अपने को ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करेंगे? इसका स्मेल्टिंग करेंगे ब्लास्ट फर्नेस में। यस। आई होप सबको तुमको पता होगा, आफ्टर आफ्टर 907 डिग्री सेल्सियस, उससे पहले तुम जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकते हो। यस और नो? लास्ट टाइम पढ़ाया था। उससे पहले अगर बात करूंगा तो जिंक का ऑक्साइड जो तीनों कार्बन वाले हैं, दो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से नीचे है, तो ना कार्बन और ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। आफ्टर 907 डिग्री सेल्सियस के आसपास कार्बन वाला लाइन कट करेगा, उसके बाद कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। यस। उसके बाद जिंक का बॉइलिंग पॉइंट होता है कम, तो क्या उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं क्या? उसके लिए इलेक्ट्रोलिफाइनिंग भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिफाइनिंग के लिए इम्प्योर जिंक लेंगे एनोड पे, प्योर जिंक लेंगे कैथोड पे, ZnSO4 एंड H2SO4 लेंगे सॉल्यूशन के फॉर्म में। प्योर जिंक कैथोड में मिलेगा, और वो रफली कितना होगा? 99.6 से 99.9 तक प्योर होगा। क्लियर? तुमको समझ में आ रहा है कि मतलब अभी अपन क्या कर रहे हैं? इट्स जस्ट रिवीजन जो पुराने वाले लेक्चर में किया था। यस। तो मैं एक और ऐड कर रहा हूँ, टिन का। टिन का एक बार तुम घर पे गो थ्रू करना, ठीक है, सारे स्टेप्स। बाकी Fe एल्यूमिनियम बचा है, और Ag और Au बचा है बस। तो वो ½ एन आवर 45 मिनट्स में हो जाएगा। और टुमारो सबसे पहले वो चीज़ करेंगे
एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट द, मैं 10 वाला और ऐड कर रहा हूँ, एक बार गो थ्रू कर लेना घर पे, वो इजी है। तो अगर तुमने लेक्चर 1 2 3 जो अभी तक हुआ है वो उसको ध्यान से पढ़ा है, तो ये जब भी एक्सट्रैक्शंस है, एग्जाम में एक्सट्रैक्शंस के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए क्या यूज करेंगे, बस वही। तो अगर तुमको स्टार्टिंग के 3 लेक्चर अगर क्लियर है, तो उसके बाद ये सारे लेक्चर जस्ट रिवीजन है। देख लोगे एक बार ये 10 वाला, 3 वाले मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की नीड नहीं, जो ऊपर प्रोसेस बढ़ा है वही सेम चीज है। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से डिस्कस कर लूंगा। तो 4 एक्सट्रैक्शंस कर लिए हैं, 3 4 एक्सट्रैक्शंस बचे हैं, जिसमें से एफ ई मोर इम्पोर्टेंट है। तो वो खत्म होके टुमारो वी विल स्टार्ट द डी एंड एफ ब्लॉक। इसका बुकलेट स्टार्ट कर सकते हो, यस इसका बुकलेट एफ ई वेफ ई छोड़ के, मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट? ओके देन चलो बाय। यार बुकलेट का पीडीएफ तो मेरे पास भी नहीं है रिद्धेश, एक बार सेंटर मैनेजर से पूछ ले, ठीक है? अगर मेरे पास शायद नहीं है, अगर होगा तो आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप, ठीक है? देखना पड़ेगा, मोस्टली नहीं है मेरे पास, स्टिल आई विल चेक।